Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द डार्क शैडोज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक दोस्त की है जो कि यूएसए में स्टूडेंट गया था। बाहर के मुल्कों में स्टूडेंट लाइफ आसान नहीं होती और स्टूडेंट्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें उन्हें अपनी फ़ीस के साथ साथ अपने ख़र्चे भी निकालने पड़ते हैं। मगर अगर इस मेहनत के दौरान उनके साथ कोई पुरअसरार वाक़या पेश आ जाए तो वो उनकी ज़िंदगी को हिला के रख देता है। ऐसा ही हमारे एक दोस्त आबिद के साथ हुआ। तो आइए सुनते हैं हम आबिद की कहानी उसी की ज़बानी। मगर इससे पहले कि हम आज की कहानी स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाय, मेरा नाम है आबिद और ये है मेरी कहानी। मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जो अपनी फ़ीस जमा करने और ज़िंदगी के ख़र्चे पूरे करने में मसरूफ़ था। ज़िंदगी काफ़ी टफ़ थी और मैं अपने असाइनमेंट्स, क्लासेस और पार्ट टाइम जॉब्स में ही उलझा हुआ था। एक ऑटम की शाम को मुझे एक शिफ्ट कवर करने का मौका मिला जो मेरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला था। मुझे एक गैस स्टेशन पर रात की कुछ शिफ्ट्स कवर करनी थी जो शहर से बाहर एक टाउन में थी। ये गैस स्टेशन एक रिमोट एरिया में था, शहर की रौनक से काफ़ी दूर, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम की कशिश को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। मैं मान गया, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये फेवर मेरे लिए एक भयानक याद बन जाएगा। मेरी शिफ्ट रात 10 बजे शुरू हुई और मैं आमतौर पर वक्त गुजारने के लिए किताब पढ़ता या फिर खाली सड़क पर गुजर रही कार्स को देखता। ये वो रात थी जब अंधेरा गहरा था और एक अजीब पुरअसरार खामोशी थी जिसने मेरे कंधों पर बोझ डाला हुआ था। रात के 12 बजे के बाद ये वो वक्त था जब मैंने उसे पहली बार देखा। एक लंबा शख्स पंप की तरफ बढ़ रहा था। अंधेरों में छुपा हुआ उसके कदम आहिस्ता थे, जमे जमे, और मैंने उसे हल्की स्ट्रीट लैम्प की रोशनी में देखने की कोशिश की। वो फटे हुए कपड़ों में था, उसका चेहरा हुडी में छुपा हुआ था और साई की तरह था जिसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो एक गैस पंप की तरफ बढ़ा और वहाँ खड़ा हो गया और पंप की नोज़ल को देखने लगा जैसे कि उसने पहली बार ऐसी चीज़ देखी हो। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि वो कुछ करे। टाइम गुजरता गया और खामोशी बर्दाश्त से बाहर हो गई। मैंने हौसला बढ़ाया और स्टेशन के अंदर से माइक के ज़रिए उससे पूछा, सर, क्या आपको कुछ चाहिए? उसने अपना सर थोड़ा सा मेरी तरफ घुमाया और मैंने उसके चेहरे की एक हल्की सी झलक देखी, पर अब भी मुझे कुछ साफ नज़र नहीं आया। पर फिर मुझे महसूस हुआ कि उसकी आंखें नहीं हैं और शायद खोखली और कलरलेस हैं और ऐसे कि रोशनी को एब्जॉर्ब कर रही हूँ। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं बहुत घबरा गया। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और ऐसा लगा जैसे उसके हाथ पे गोश्त ना हो और सिर्फ ढांचा हो।
उसने गैस पंप की तरफ इशारा किया, जैसे कि वो चाहता हो कि मैं पंप को स्टेशन से खोल दूं ताकि वो उसे यूज़ कर सके। पर उसके पास ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही कोई कंटेनर। मैंने घबराहट में पंप को ऑथराइज कर दिया और जब मैंने फिर बाहर देखा तो वो वहाँ नहीं था, हवा में कहीं गायब हो गया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं स्टेशन से बाहर गया पंप्स की तरफ और पूरी जगह को स्कैन करने लगा कि वो मिस्टीरियस शख्स कहाँ गया है, मगर उसका कोई निशान नहीं था। क्या मैंने पूरा वाकया तस्वुर किया था? क्या ये मेरा वहम था? मैं सोच में पड़ गया। खैर, मैंने उस पुरस्कार वाकये में मज़ीद तवज्जो ना दी और स्टेशन पे अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ करने में मसरूफ़ हो गया और स्टोर को ज़रूरी अशिया से फिल करने लगा। घंटे बीत गए और मुझे लगने लगा कि वो अजीब शख्स सिर्फ मेरी इमेजिनेशन था। लेकिन जब रात के 3 बजे तो वो शख्स फिर नज़र आया। इस बार वो पंप के करीब खड़ा था, लेकिन उसमें कुछ अलग था। रोशनी में उस शख्स का साया नहीं था और एक सर्द हवा चलने लगी थी बाहर। मैंने हिम्मत की और मैं बाहर गया उसे देखने के लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे अप्रोच किया। मेरी आवाज़ में एक डर था। सर, आप पहले भी यहाँ थे, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने दबी हुई आवाज़ में पूछा। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे देखने के लिए मुड़ा और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो मेरे खून को जमा देने के लिए काफ़ी था। अब उसका चेहरा एक ख़तरनाक और अजीब तरीके से गला हुआ था और उसने इस पे मास्क पहना हुआ था और उसकी आई बॉल्स नहीं थी। मैं बुरी तरह डर गया और पीछे लड़खड़ा के गिर गया। वो अजीब शख्स मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल अननेचुरल और बेतरतीब थी। घबराहट ने मुझे घेर लिया। मैं उठा और स्टेशन के अंदर भागा और दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। मैं अपने फ़ोन को पुलिस को बुलाने के लिए ढूंढने लगा, लेकिन जब मुझे फ़ोन मिला तो मेरी कांपती हुई उंगलियां नंबर्स डायल नहीं कर पा रही थी। स्टेशन की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और डिम होने लगीं और एक अजीब और भयानक माहौल सा छा गया स्टेशन में। जब वो शख्स और नज़दीक आने लगा तो मुझे समझ आया कि ये पुरस्कार शख्स यहाँ किसी मकसद के लिए आया है और इसको गैस फिल करने से कोई लेना देना नहीं है। इसको शायद मुझसे कुछ चाहिए था जिसका मुझे पता नहीं था। उसने अपना हाथ, जो कि हड्डी का ढांचा जैसे था, उठाया और सीधा मुझे पॉइंट किया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई जब मैंने उसे अपनी तरफ इशारा करते देखा। मैं उसकी खाली आई सॉकेट्स में उसके इरादों को महसूस कर सकता था और मुझे मालूम था कि ये कोई अच्छा साइन नहीं है। उस लम्हे में मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कोई भटकती हुई रूह हो या शायद उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ हो। पर जो कोई भी हो, उसने मुझे अपना अगला शिकार चुना है। फिर एक तेज़ बस के साथ लाइट्स बंद हो गईं। पूरे स्टेशन में अंधेरा छा गया, ऐसा कि जैसा हर चीज़ को निगल गया हो और शायद मेरे डर को भी निगल गया हो। घबराहट में मैं लड़खड़ाता हुआ अपने फ़ोन या कोई रोशनी का ज़रिया ढूंढने लगा। मेरी उंगलियां मेरी की चेन में फ्लैशलाइट के हार्ड प्लास्टिक से टकरा गईं और मैंने इसे ऑन कर दिया। जैसे ही फ्लैशलाइट की रोशनी मैंने उस शख्स की तरफ की तो मैंने देखा कि अब वो पुरस्कार शख्स गैस स्टेशन के पास नहीं खड़ा था, बल्कि स्टेशन के मेन एंट्रेंस के करीब आ गया था। मैं मेन डोर की तरफ बढ़ा और अपनी फ्लैशलाइट इस शख्स की तरफ कर दी। फिर मैंने उसे दोबारा से देखा। उसका मुर्दा चेहरा, उसकी खोखली आंखें और उसके ढांचे जैसा जिस्म जिस पर चिपकी हुई फटी हुई चादर थी, वो कोई इंसान नहीं था। अब उस पुरस्कार शख्स ने मेन डोर की तरफ अपना हाथ उठाया और पॉइंट करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो मुझे इसे खोलने को कह रहा हो। एक खौफ की लहर मेरे अंदर दौड़ गई और मैंने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। मेरी आवाज़ कांप रही थी जब मैं दुआएं पढ़ रहा था
कि किसी तरह मेरी इस चीज़ से जो कुछ भी ये है हिफाजत हो जाए। मैंने दुआओं को अपनी शील्ड बना ली और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा ताकि मैं इस चीज़ से महफूज हो जाऊं और वो भाग जाए। जब मैं दुआओं को पढ़ रहा था तो वो पुरस्कार शख्स खामोश खड़ा था। उसकी खोखली आंखें मेरी तरफ जमी हुई थीं। वो मज़ीद नज़दीक नहीं आया, लेकिन उसकी मौजूदगी एक डर और खौफ वाला माहौल बनाए हुए थी। बहुत घुटन वाला माहौल हो गया था। मैंने अपनी हिम्मत जोड़ी और अपने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। फ्लैशलाइट एक हाथ में और फ़ोन दूसरे में। मैंने इमरजेंसी नंबर को अपने कांपते हाथों से फ़ोन मिलाया। मेरी आवाज़ में बेइंतहा परेशानी थी और कांप रही थी जब मैंने इमरजेंसी सर्विसेज को ये भयानक हालात बयान किए। मैं शहर से बाहर आउटस्कर्ट्स में एक गैस स्टेशन में फंसा हुआ हूँ। लाइट्स बंद हो गई हैं और बाहर कुछ है, कोई भूत या कुछ और। मैं नहीं जानता कि क्या करूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैंने डिस्पैचर से मदद की भीख मांगी। डिस्पैचर ने मुझे कहा कि पुलिस रास्ते में है और मैं उसके साथ फ़ोन पर ही रहूं जब तक पुलिस ना आ जाए। लेकिन इस अंधेरे में एक मिनट घंटों की तरह लग रहा था। मैंने फ़ोन और फ्लैशलाइट की हल्की रोशनी का सहारा लिया। मेरी दुआएं ज़ोर से होती गईं जब मैं पुलिस का वेट कर रहा था। मेरे कान सायरन्स की आवाज़ सुनने के लिए बेचैन थे। पुरस्कार शख्स दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थीं और स्टेशन की दीवारें ऐसे महसूस हो रही थीं जैसे वो मुझे दबा रही हों। मैं नर्वस ब्रेकडाउन के करीब पहुंच गया था। फंस गया था एक पुरस्कार चीज़ और रेस्क्यू की उम्मीद के बीच। जब मैं दुआओं और फ़ोन से चिपका हुआ था और पुलिस का वेट कर रहा था, गैस स्टेशन के बाहर वो पुरस्कार शख्स मूव होने लगा। अपनी फ्लैश लाइट की कम रोशनी में मैंने उसे स्टेशन के एक तरफ से दूसरी तरफ चलते हुए देखा। वो खामोश था और उसके इरादे मिस्ट्री थे। उस पुरस्कार शख्स की चाल अजीब और अननेचुरल थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वो मुझे पढ़ रहा हो, मेरे खौफ को जांच रहा हो और अपने नेक्स्ट मूव का सोच रहा हो। उसने स्टेशन को नॉक करना शुरू किया। नॉक करने की आवाज़ें स्टेशन के अंदर गूंजने लगीं, जैसे जोरदार ढोल हो, और हर एक नॉक पिछले से ज़्यादा जोरदार। मेरा दिल हलक में आ गया जब मैंने देखा कि वो पुरस्कार शख्स मेन डोर से टकरा रहा है। घबराहट से मेरा दिल भर गया और मैं स्टेशन के अंदर वाले ऑफिस रूम में चला गया, पर मेरी आंखें उस शख्स पर जमी रहीं और मैं उसकी हरकतों को देखता रहा। वो मेन ग्लास डोर को जोर जोर से नॉक करने लगा, जैसे अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा हो। मैं अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, एक शैतानी मौजूदगी के करीब जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने फ़ोन पे डिस्पैचर से मदद की फरियाद की कि जल्दी किसी को भेजे और उससे इस पुरस्कार शख्स की हर मूवमेंट बताई। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मैं फ़ोन पे चिल्लाया, मेरे हर लफ्ज़ में बेकरारी और खौफ भरा हुआ था। डिस्पैचर ने मुझे ये कहा कि पुलिस रास्ते में है, लेकिन उस लम्हे में ऐसा लग रहा था जैसे सदियां गुजर गई हों। उस पुरस्कार शख्स की मौजूदगी और नॉकिंग ने अंधेरे गैस स्टेशन में एक अजाब भर दिया और मुझे मालूम था कि मेरी बका अब उन अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करती है। अब वो पुरस्कार शख्स नॉक करते करते अपने मुर्दा चेहरे के साथ आहिस्ता आहिस्ता गैस स्टेशन के पीछे की तरफ बढ़ने लगा। उसका ढांचे जैसा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मेरी फ्लैश लाइट की कमज़ोर रोशनी से दूर हो गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं जब मुझे लगा कि मैं अब उसे नहीं देख सकता। डिस्पैचर की आवाज़ फ़ोन से आई और उसने कहा कि पुलिस करीब ही है। मैंने उसके अल्फाज पे अपनी उम्मीद बांध ली, लेकिन ये तसव्वुर कि वो अब मेरी नज़रों से ओझल हो गया है, माहौल को और पुरस्कार कर रहा था और खौफनाक बना रहा था।
मैं महसूस कर रहा था कि मैं इस काली रात में फंसा हुआ हूँ, किसी अनजान चीज का वेट कर रहा हूँ। तभी मैंने आवाजें सुनी, हल्की दर्द भरी सिसकियां जो गैस स्टेशन की दीवारों के पीछे से आ रही थी। अल्फाज समझ से बाहर थे, लेकिन उन अजीब और गरीब आवाज़ों में गम और दुख छुपा हुआ था जो मेरा खून खुश्क कर रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मातम कर रहा हो किसी हादसे का। आवाज़ें तेज होती गईं और उनमें दर्द बढ़ता गया और वो आवाज़ें पूरे गैस स्टेशन में गूंजने लगीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं उन अल्फाजों को समझने की कोशिश कर रहा था और अंदाज़ा लगा रहा था कि ये हॉन्टेड फरियाद किस तरफ से आ रही है। फिर मैंने दोबारा उस पुरस्कार शख्स की झलक देखी। वो गैस स्टेशन के पीछे अंधेरों से फिर वापस आया। उसकी खोखली आंखें फिर से मुझ पर जम गई थीं, जैसे कि वो मुझे इसके साथ चलने का इशारा कर रही हों। नॉकिंग भी बंद हो गई और एक अजीब खामोशी ने मेरे दिल को और जोर से धड़कने पे मजबूर कर दिया। डिस्पैचर ने मुझे बताया कि पुलिस बस पहुंच गई है। वो पुरस्कार शख्स मुझे इशारे करने लगा कि मैं बाहर आऊं या शायद उसके साथ चलूं, और वो फिर से वो दुख भरी आवाज़ें निकालने लगा। पर मेरे पास पुलिस का वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो दुख भरी आवाज़ें और इशारा करता हुआ पुरस्कार शख्स। मैं एक ऐसे रास्ते पे खड़ा था जहां मैं ये नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। फिर दूर से पुलिस की सायरन्स की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ दिया। करीब आने वाली पुलिस की कार की चमकदार लाइट्स अंधेरे को चीरते हुए गैस स्टेशन पे लाल और नीली रोशनी डाल रही थी। वो पुरस्कार शख्स अथॉरिटीज़ का नज़दीक होने का महसूस करके थोड़ा रुक गया, और फिर जब पुलिस कार करीब आई और उनकी हेडलाइट्स की रोशनी हुई तो वो वहाँ नहीं था। जैसे हवा में घुल गया हो, सिर्फ अपने मौजूदगी की चिलिंग याद को छोड़ गया हो। मैं देखता हुआ हैरान रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स इतनी देर से तकलीफ और खौफ का सबब था अचानक कहाँ गायब हो गया। वो आवाज़ें भी रात में घुल गईं, जैसे कि हवा के साथ चली गई हों। पुलिस कार्स गैस स्टेशन के सामने रुकी और उनकी कार डोर्स की खुलने की आवाज़ें गूंजने लगीं। मैं बाहर के लिए भागा। फ्लैशलाइट्स अब भी मेरे हाथ में थी और मैंने पुलिस के लिए दरवाज़ा खोल दिया। एक बेचैन कांपती हुई आवाज़ में मैंने उन्हें अपने साथ इस रात में गुजरा हुआ हर लम्हा बताया। ऑफिसर्स ने ध्यान से मेरी बात सुनी। उनके चेहरे पे परेशानी और थोड़े शुकूक और शुबात थे, लेकिन उस पुरस्कार शख्स का कोई सबूत ना होने और मेरी बुरी हालत के सिवा उनको ये अजीब हादसा पूरी तरह से समझना मुश्किल था। एक ऑफिसर ने कहा कि शायद ये कोई प्रैंक हो या मेरे तसव्वुर का नतीजा हो। उन्होंने इलाके को सर्च करने का और गैस स्टेशन की जांच करने का फैसला किया ताकि किसी किस्म का इंट्रूजन के बारे में पता चला सके। मैं सिर्फ उनको देखता रहा जब वो जांच करते गए, खुशी और बेयकीनी के आलम में। आखिर में उन्हें उस पुरस्कार शख्स का कोई सुराग नहीं मिला और वो अजीब दर्दनाक आवाज़ें कहीं नहीं सुनाई दी। पुलिस ने मेरी बिगड़ती हालत को देखते हुए ये सजेस्ट किया कि मेरा चेकअप होना चाहिए किसी मेडिकल प्रोफेशनल से, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। एम्बुलेंस बुलाई गई और मैं उसमें हॉस्पिटल जाने लगा, डर और कन्फ्यूजन की कंडीशन में। मैंने हॉस्पिटल में रात गुजारी। मेरा जिस्म बुखार से कांप रहा था और मेरा जहन उस अजीब हादसे से भरा हुआ था। डॉक्टर्स को कोई जिस्मानी बीमारी नहीं मिली, लेकिन मेरी दिमागी हालत क्लियरली अफेक्टेड थी। उस दिन के बाद मैंने गैस स्टेशन की नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उस वाक़े की यादें बर्दाश्त करने के लिए बहुत ज़्यादा थीं। मैं जानता था कि मैं दोबारा कोई नाइट शिफ्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता, ख़ास करके
शहर की चमक से दूर किसी टाउन में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दिएगा। दोस्तों, आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी अगली आने वाली कहानियों का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।